हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हो स्टूडेंट्स? हमने अभी तक जो स्टेजेस हैं किसकी स्टैटिस्टिकल्स की स्टडी की, वो फर्स्ट स्टेज आज हमने कंप्लीट कर ली, कलेक्शंस ऑफ डाटा। फर्स्ट स्टेज क्या कंप्लीट की थी? कलेक्शंस ऑफ डाटा। अभी जो सेकंड स्टेज है स्टैटिस्टिकल स्टडी की, वो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, डाटास को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के लिए हमने डिफरेंट सोर्सेज यूज किए, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, जिससे प्राइमरी डाटा कलेक्ट किए, सेकेंडरी डाटा हमने कलेक्ट किए। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड हमने यूज किए। सेकेंडरी डाटास को कलेक्ट करने के हमने क्या किया, डिफरेंट मेथड्स को यूज किया। उसके बाद इससे सेंसस मेथड है, फिर सैंपलिंग मेथड है, उसके मेरिट्स एंड कीवर्ड्स को हमने जाना है। इट मींस अभी हमने सभी सोर्सेज को लगाकर, ऑल मेथड्स को लगाकर क्या कर लिए हैं, डाटास कलेक्ट कर लिए हैं। इट मींस इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी या फिर फॉर द इंक्वायरी ऑफ पर्पस। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो डाटास को क्या करता है, कलेक्ट करता है। किस पर्पस से? इंक्वायरी के पर्पस से कलेक्ट कर लेता है। बट व्हेन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा, डाटा इज इन अ रॉ फॉर्म। जो डाटास होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? रॉ फॉर्म में होते हैं, मतलब कि कच्चे डाटास होते हैं। कैसे डाटास होते हैं? कच्चे डाटास होते हैं। अब उन डाटास को हम एज इट इज तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कि हमने जिस वे में डाटास को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसी वे में ही उन्हें प्रेजेंट कर लिया, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज these conclusions and result are not meaningful। जो रिजल्ट होगा वो मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि रॉ फॉर्म में डाटास को कलेक्ट कर आप किसी के सामने भी रखते हो ये डाटास हैं, तो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकल कर नहीं आ सकता। तो बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। कि डाटास को प्रेजेंट करने से पहले डाटा को क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनाइज्ड करना होगा। तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, मुझे तुम्हारी क्लास के मार्क्स के डाटा क्या करने, कलेक्ट करने। 10th क्लास में हाउ मच स्कोर्स, कि तुमने कितना स्कोर किया। मैंने क्या किया, एक एक बच्चे को खड़ा किया, उससे क्या किया, आपकी परसेंटेज पूछ ली, 97, 98, 50, 60, जो भी आपकी परसेंटेज है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, फिर आपकी डाटा को कलेक्ट कर लिया। इट मींस वो डाटा सारे कैसे हैं, रॉ डाटास हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैम आपकी क्लास का रिजल्ट आउटपुट है वो 10th का कैसा था, तो मैं किसी के सामने भी उन डाटास को प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने जो आपसे डाटा लिए हैं वो किस फॉर्म में लिए हैं, रॉ फॉर्म में लिए हैं। अभी उन्हें ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तो जब ऑर्गेनाइज करना जरूरी, तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या पड़ेगी जरूरत, तो मुझे क्या करना होगा, उन डाटास को अरेंज करना होगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रोल नंबर वाइज या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग से डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, मुझे पहले उन्हें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। वो अरेंजमेंट ही क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। कि हम डाइवर्स आइटम्स को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, डिफरेंट क्लासेस के अंदर उन्हें क्या करें, अगर डिवाइड कर दें, क्लासिफिकेशंस कर दें, वो ही क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशंस देखिए। Organizations of data, तो organizations of data refers to the arrangement of figures। क्या है, जो फिगर्स हैं उनकी अरेंजमेंट ऑन सच अ फॉर्म, उस फॉर्म में करना that comparisons of the mass of similar data, मतलब उसके जैसे जो डाटा है उनके साथ क्या हो सके, कंपेयर हो सके। डाटा may be facilitated, उस चीज की फैसिलिटीज मिल सके, एंड फर्दर एनालिसिस may be possible। अगर उसको आगे भी उसकी क्या के फर्दर एनालिसिस करनी पड़े उसको, तो वो भी पॉसिबल हो सके, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा होगा। तो इसी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि when a diverse items are डाइवर्सिफाइड, या फिर क्या करना उसको, when diverse item into are different क्लासेस। डाइवर्स आइटम को
कर देना, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर फॉर्म कर देना, वो क्या कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, और उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब कि जब भी डिफरेंट आइटम्स को क्या दी जाती है, गिव सम क्लासेस, क्लास दी जाती है, तो वो क्या कहलाएगा क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपके मैंने डाटा लिए हैं क्लास +1 के डाटा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से मैंने क्या किया डिफरेंट क्लासेस आपको दी, जिसमें से कि 35 तो क्या हो गए हमारी गर्ल्स, 35 क्या है गर्ल्स हैं, और जो बॉयज हैं, बॉयज हमारे कितने हो गए 15। तो क्या हो गए डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, मतलब उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो यही क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल 200 फैमिलीज हैं, आप उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, एम्प्लॉयमेंट के, रिलीजियस के डाटा क्या कर रहे हो, अपने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, डाटा आपने कलेक्ट किए, लेकिन उन्हीं डाटा को आप क्या करो डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। जैसे कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखिए, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, जो क्या करती है अरेंज करती है थिंग्स को इन ग्रुप, किसमें ग्रुप में, और क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस एंड एफिनिटीज। इट मींस उनकी समानता, एफिनिटी मतलब उनकी समानता के अकॉर्डिंग, जो उनके बीच में क्या जो क्वालिटी है, जो होमोजेनियस है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, और क्या देती है गिव्स एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेस कर पाए टू द यूनिटी की इसके अंदर जितने भी डेटा है वो कैसे हैं सेम है, ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे बी एग्जिस्ट अमंग ए डायवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो किसमें हुई है डायवर्सिटी, मतलब जो अलग अलग जो भी डेटा थे उनको हमने क्या किया यूनिटी दे दी, एकता दे दी, जिससे क्लास के अकॉर्डिंग को क्या कर दिया हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रो डाटा होते हैं, रो डाटा को आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है, तो किसका यूज करोगे आप, यूजेस डिफरेंट क्लासेस, दिस क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा। अब है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशंस, कि क्लासिफिकेशंस की क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशंस एंड ब्रीफनेस। जब भी रो डाटास को क्लासिफाई किया जाता है तो वो हमें क्या, देखो एक ऑब्जेक्ट उद्देश्य है कि उसको और भी क्या कर देना, सिंपल कर देना। जैसे मैंने पूछा कि आपकी क्लास में हाउ मच स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपने कहा 50 स्टूडेंट्स, कितने हैं 50 स्टूडेंट्स, तो वो मेरे लिए क्या नहीं सिंपल नहीं, क्योंकि उसमें कुछ गर्ल्स भी बैठी हुई है, बॉयज भी। अब हाउ मच गर्ल्स एंड हाउ मच बॉयज इन दिस क्लास, कितने हैं आपने कहा 35 गर्ल्स एंड 15 क्या है बॉयज हैं, तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन और ब्रीफनेस, और इससे क्या आ जाता है ब्रीफनेस मतलब कि बहुत एंटायर को हम ये कहें कि जो लार्ज समरी है उसको छोटे से फॉर्म में क्या करना है डिस्क्राइब करना, क्या कहलाता है ब्रीफनेस। तो सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो जाता है, ब्रीफनेस मतलब बहुत छोटा, मतलब बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत नहीं होती, ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्लास बता दो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं उसका स्टडी इजीली कर सकते हैं। सेकंड इज यूटिलिटी, जब भी क्लास के अंदर डेटास को डिवाइड कर दिया जाता है तो वो क्लासेस हमें क्या, हम किस लिए करते हैं, इससे यूटिलिटी पता चल जाती है कि इस क्लास की क्या यूटिलिटी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस इंपॉर्टेंस से किस क्वालिटी से उसको क्या किया गया है अदर क्लासेस से डिफर किया गया है। जैसे मैंने कहा गर्ल्स और बॉयज हैं, ठीक है, फिर गर्ल्स के अंदर इकोनॉमिक्स की गर्ल्स कितनी हैं, मैथ्स की गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है, फिर बॉयज इकोनॉमिक्स वाले बॉयज कितने हैं, मैथ्स वाले बॉयज कितने, तो ये क्या हो गया यूटिलिटी बता रहा है, या दोनों आइटम्स की यूटिलिटी बताता है। एंड थर्ड इज डिस्टिंक्टिवनेस, इट मींस अंतर, हम क्या कर सकते हैं इससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास कैसे हमारी बिल्कुल डिफर है, तो क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंस करना भी पॉसिबल हो जाता है। कंपेटेबिलिटी, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास के साथ कैसे की, मतलब जैसे गर्ल्स और बॉयज की कंपेयर क्या किया कि गर्ल्स इज मोर देन बॉयज इन +1 कॉमर्स, गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज कैसे हैं कम है, तो हमने क्या किया गर्ल्स बॉयज को कंपेयर भी कर दिया। फिर है साइंटिफिक अरेंजमेंट, ध्यान रखना कि हम इस क्लासेस का जो हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन का, वो यूज करने का मेन पर्पस ये होता है कि साइंटिफिक अरेंजमेंट, कि हम डेटा को
अरेंज करते हैं, आगे जब भी हम क्या करें उसके बारे में स्टडी करेंगे तो कोई डिफिकल्टीज अराइज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम क्या किया हुआ है, एक सिस्टम को यूज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, डाटा को अरेंज किया। फिर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जब भी इस फॉर्म में डाटा को क्या किया जाता है, क्लास के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, तो वो हमें हमारे लिए जो भी इंक्वायरी होती है कैसे अट्रैक्टिव लगती है, इफेक्टिव लगती है, कि उसको हम क्या करेंगे, एक बार देखने से ही पता चल जाता है कि हम किसके बारे में स्टडी करें, वो हमसे एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, तो इसमें के अंदर डाटा कैसे शो होते हैं, हमें एकदम अट्रैक्टिव लगते हैं और वो इफेक्टिव वे में क्या होते हैं, हमें क्लियर हो जाते हैं। अब है कि इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छे क्लासिफिकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉम्प्रेहेंसिवनेस, जब भी आप क्लासिफिकेशंस करो, जब भी आप रो डेटा को डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड करो, तो किस फीचर को होना चाहिए, कॉम्प्रेहेंसिवनेस, मतलब कि वन डाटा शुड नॉट बी लेफ्ट, एक भी डेटा उस आइटम का छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। इट मींस गुड क्लासिफिकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डाटा जो भी आप जिसकी ओर स्टडी कर रहे हो, कोई डाटा क्या ना हो जाए, छूट ना दे, क्योंकि जब आप क्लासेस बना रहे हो तो रो डाटाज के एक एक आइटम्स को आपको ध्यान में रखते हुए, इंक्लूड करते हुए क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर उन्हें डिवाइड करना है, क्योंकि अगर एक भी आइटम उसमें से छूट गया, हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट निकले वो डाउटफुल रिजल्ट निकले। जो डाटा आपका छूटा है, जो आइटम आपका छूटा है, हो सकता है कि उसकी उतनी ही क्या हो, इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, फिर है क्लैरिटी, जब भी क्लासिफिकेशन आपको करना है, क्लास के अंदर डिवाइड करना है, तो डाटा कैसे होने, क्लियर होने चाहिए, मतलब कि जो रिजल्ट आपका जो सामने आप चीज को प्रेजेंट कर रहे हो ना ऑर्गेनाइज करके, तो वो आपके लिए आपको क्या करनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को जो दिखाई दे कि हाँ ये क्लासेस है, उसको इजीली वो समझ में आनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए। होमोजेनिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट आपने क्लासेस बनाई हैं, उन क्लासेस के अंदर जो डाटा है, जो ग्रुप आपने बनाए हैं, जो क्लासेस हैं, क्लास के अंदर ऑल आइटम्स आर शुड बी होमोजीनियस, कैसे होने चाहिए, वो होमोजीनियस क्या होने चाहिए, डाटाज होने चाहिए। ठीक है, फिर है सूटेबिलिटी, क्या है, सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी का मतलब है कि जो पर्पस है आपके इंक्वायरी का, उस पर्पस को वो क्लासेस क्या करनी चाहिए, सूट करनी चाहिए, आपके पर्पस या ऑब्जेक्टिव से अलग क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर है स्टेबिलिटी, क्या आती है, स्टेबिलिटी, क्लासिफिकेशंस की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि जो आपने क्लासेस बनाई उनके अंदर स्टेबिलिटी रहे, ऐसा ना हो कभी वो क्लास आप उसमें चेंज कर दो, कभी उसमें चेंज कर दो, वो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल वो नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मतलब जो क्लास आपने बना दी वो फिक्स हो। ये क्या होती है, क्लासिफिकेशन के फीचर्स होने चाहिए। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है जब आपका पर्पस क्या होता है, चेंज हो जाता है, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस को आप क्या कर सको, चेंज, आइटम्स को आप क्या कर सको, चेंज, इस टाइप का आपका क्या होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बॉयज और गर्ल्स का एग्जांपल आपको दिया था, तो उसमें आप ये भी कर सकते हो, बॉयज और गर्ल्स की जगह ये स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे बॉयज गर्ल्स की जरूरत नहीं है, तो 50 स्टूडेंट्स है, उसके अंदर मैथ्स के स्टूडेंट्स कितने हैं और किसके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स कितने, ओनली क्या जानना है आपको, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। तो आपने क्लासेस को बॉयज और गर्ल्स की जगह क्या क्लासेस को नेम दे दिया, ओनली मैथ्स स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स का नेम दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, डिफरेंट क्लासेस को डिवाइड कर दिया। तो कहते हैं इलास्टिक, मतलब जैसा आपका पर्पस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। क्लियर हो गया, तो ये हमारी क्या थी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़े क्लास। अब हम बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस को करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं का आगे अभी क्या होने वाला है, अभी यूज होने वाला है, जिसके ऊपर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या है हमारा, कंप्लीटली डिपेंड है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो इलास्टिक है, जो हमारे क्या होंगे, पर्पस चेंज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको हमें कंप्लीटली चेंज करना है। नाउ
वी स्टडी अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशंस के बेसिस क्या है, हाउ टू डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बेसिस। बेसिस क्या है इसके, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल बेसिस। अब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल बेसिस, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल बेसिस, क्वालिटेटिव बेसिस एंड क्वांटिटेटिव बेसिस। सबसे पहले है इन ज्योग्राफिकल बेसिस। फर्स्ट में when the data are classified into या according to the areas, when the data are classified according to areas, area के अकॉर्डिंग जब डेटा को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि आपके जैसे हमारे हम कहें कि हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ जो वो कितनी है, 5000 स्टूडेंट्स है। हमारे स्कूल्स में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे विवेकानंद में टोटल 5000 स्टूडेंट्स हैं। मैं ऐसा क्या करूं, केवल मैं एग्जांपल बता रही हूं आपको कि 5000 स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ टू क्लासिफाई दी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल, कि इन स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया के अंदर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लेंगे। एरिया हमने लिया सबसे पहले कि श्रीनगर है, वहां कितने हैं, रामनगर में कितने हैं, M2K में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक। उसके बाद एक कतौर ब्रांच है, वहां हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, डिफरेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को 1500 है, ये 2500 हो गए, ये 1000 हो गए, या फिर हम और हमने लिख दिया 6000 मान लिया। मतलब जो डेटा थे हमारे पास किसके, रॉ फॉर्म्स में जो डेटा थे स्टूडेंट्स के, कि 6000 स्टूडेंट्स थे हमारे विवेकानंद में, उनको अकॉर्डिंग टू एरिया हमने क्या कर दिया, क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, फिर उनको क्लासिफाई कर दिया। इसी को हम थ्रू द ग्राफ क्या करेंगे, इनको समझेंगे। देखो यहाँ हमने 1500 1000 की है। अब इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले आपने क्या किया, कोई प्लेस, यहाँ पर OX मान लिया, OY मान लिया। OX पर आपने क्या ले लिए हैं, प्लेसेस में से नगर, रामनगर, M2K हो गया और एक कतुपुर हो गया, ठीक। हमने 4 प्लेसेस ले लिए। इनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 500, 1000, 1500, 2000। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये प्लेस है। फर्स्ट जो श्रीनगर है, वहां टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 1500। कितनी है, 1500। तो ग्राफ किसका बन गया, 1500 का। ये किसको शो कर रहा है कि 1500 स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। उसके बाद रामनगर में कितने हैं, 2500 क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ऐसा केवल एक मैं एग्जांपल ले रही हूं। कितने हो गए, 2500 हो गए, ठीक है। देन M2K कितने हो गए हमारे, 1000 स्टूडेंट्स। उसके बाद कितने हैं, यहाँ भी हमारे 1000 की स्टूडेंट्स। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एरिया हमने क्या किया, डेटा को क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि हम ये कहें कि जो हमारी बाइसाइकिल फॉर्म्स है, जो क्या करती है, बाइसाइकिल को बनाती है, वो नंबर ऑफ फॉर्म्स कितनी है, स्टेट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, स्टेट। तो यहाँ एरिया में हम क्या ले सकते हैं, स्टेट ले सकते हैं कि हरियाणा में कितनी है, पंजाब में कितनी है, यूपी में कितनी है, MP में कितनी है, स्टेट ले लिए। स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने क्या ली, नंबर ऑफ फॉर्म्स ले लिए। ये फॉर्म्स हो गए, नंबर ऑफ फॉर्म्स। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, डेटा को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया, लोकेशनल, जैसे उसकी लोकेशंस हमने बताकर इसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर है सेकंड इज क्रोनोलॉजिकल। क्या है सेकंड, क्रोनोलॉजिकल। व्हेन क्रोनोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, व्हेन द डेटास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम्स। जब भी डेटास को अकॉर्डिंग टू टाइम क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू टाइम आपके पास रो डेटास हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉफिट के डेटास हैं। किस चीज के डेटास हैं, प्रॉफिट के डेटा हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म्स ये थी कि हाउ मच प्रॉफिट गेन बाय ईच स्टेट, कि ईच स्टेट कितना प्रॉफिट गेन
अर्निंग करता है और इस ईयर कितना है, तो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बता दें हम। इसको अकॉर्डिंग टू ईयर क्या करना है, हमें क्लासिफाई करना है। तो वहां हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने क्या ले ली, ईयर ले ली क्रोनोलॉजिकल के अंदर, ईयर ईयर ले लिया, या फिर हम ये कहें कि पॉपुलेशंस कि 1951 में पॉपुलेशन कितनी थी, 1961 में पॉपुलेशन कितनी थी, 71 में कितनी, 81 में कितनी, या हमने क्या ले ली, पॉपुलेशन ले ली। प्रॉफिट हमने क्या ले लिया, यहाँ पे डाटा किसके ले लिए, पॉपुलेशन की। टोटल अब तक पॉपुलेशन इतनी है, तो 51 में कितनी पॉपुलेशन थी, 61 में कितनी पॉपुलेशन है, 71 में कितनी है, 81 में पॉपुलेशन कितनी है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम हमने क्या किया है, डेटास को क्लासिफाई कर दिया, जो क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया होगा। एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल एरिया, एंड क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम्स डेटा आर क्लासिफाइड। जब टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्या किया जा रहा है, क्लासिफाई किया जा रहा है। अब है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन इज qualitative classification, when the data are classified according to their quality। जब डेटास को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल क्वालिटी क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका रिलीजियस क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये सब क्या है, उसकी क्वालिटी है। हमने क्वालिटी के अकॉर्डिंग डेटास को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, जिसके टू फॉर्म्स होते हैं, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। या तो आप सिंपल क्वालिटेटिव का यूज करो या फिर आप मैनीफोल्ड का यूज करो। सबसे पहले सिंपल क्वालिटेटिव, सिंपल क्लासिफिकेशंस। तो सिंपल क्लासिफिकेशंस के अंदर यूज्ड डिचोटॉमी। इसके अंदर किसको यूज किया जाता है, डिचोटॉमी, when the class are classified into two forms। जब भी क्लासेस को टू फॉर्म्स के अंदर ही क्लासिफाई किया जाता है, तो उसका जो थर्ड कुछ पार्ट्स उसका नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पर्संस है, क्या है, नंबर्स ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस के अंदर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। आपने क्या कर दिया, मेल और फीमेल्स, क्या हो गए, मेल फीमेल। वही इनको फिर डिवाइड करना है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हेल्दी है, अनहेल्दी है। तो मतलब उनके टू ही पार्ट्स हो सकते हैं कि ये क्या कहलाता है, हमारा सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। When the classes are divided into two parts या two fold, जब भी क्लासेस को टू फोल्डर के अंदर या डेटास को टू फोल्डर के अंदर ही क्लासिफाई किया जाए, इट इज कॉल्ड सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। अब नेक्स्ट है हमारा मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस के अंदर when the classifications is done या फिर classifications have more than one characteristics। जब भी क्लासिफिकेशन क्या रखता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को शो करता है, उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड। मतलब उसके बहुत सारे क्या बन जाते हैं, फोल्डर। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, वर्कर है, हमने क्या ले लिए, वर्कर। अब वर्कर के अंदर फोल्डर्स बनाने, इसके डिफर फोल्डर्स। देखो सबसे पहले है वर्कर के अंदर क्या आएगा, स्किल्ड, क्या आया, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। क्या बन गया, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट स्किल्ड में, स्किल्ड के अंदर क्या है, लिटरेट, क्या हो गया, लिटरेट और इलिटरेट। सेम अनस्किल्ड के अंदर भी क्या हो गए, लिटरेट एंड इलिटरेट। अब लिटरेट के अंदर भी क्या है, रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, रूरल अर्बन। इलिटरेट के अंदर भी रूरल एम्प्लॉयज कितने हैं या वर्कर कितने हैं, अर्बन कितने हैं। सेम इसके अंदर इट मींस जो वर्कर्स थे, इन वर्कर्स को मैंने बहुत सारे फोल्डर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और रूरल के यही पे स्टॉप नहीं हो जाता, रूरल भी फिर मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, फिर उसके बाद मेल के अंदर अडल्ट कितने हैं, यंग कितने हैं, सेम फीमेल हो जाएगा। मतलब कि इन वर्कर को मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स
दे दिए, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर्स के अंदर मैंने क्या किया, इनको क्लासिफाई कर दिया, जो क्या कहलाएगा मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और ये सब इन सब की क्या है, अपनी अपनी क्वालिटीज है। हो सकता है देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट, इसमें फीचर्स में ये भी था इलास्टिक, आप इसको अपने पर्पस ऑब्जेक्टिव के पर्पस, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। स्किल और अनस्किल की जगह आप एजुकेटेड अनएजुकेटेड कर सकते हो, एजुकेटेड में मेल कितने फीमेल कितने। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहो, इसके कैरेक्टर्स को शॉर्ट में बताना चाहते हो तो आप शॉर्ट में बता सकते हो। यदि आप इसको किसी में बताना चाहते हो मतलब कि इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, मैनी फोल्डर्स के अंदर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो मैनी फोल्डर के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो मैनी फोल्डर मतलब जिसके बहुत सारे क्या बनते हैं, फोल्डर्स बनते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में हमें बताता है कि एक वर्ग के अंदर क्वालिटी कितनी है, वो स्किल्ड भी है, स्किल्ड में भी लिटरेट भी और इलिटरेट भी है। और स्किल्ड में जो लिटरेट है रूरल है, कुछ अर्बन है, रूरल में कुछ मेल है कुछ फीमेल है, सेम अर्बन में भी कुछ क्या है मेल और फीमेल है, मेल में भी कुछ अडल्ट है कुछ यंग है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या करूं तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, कंप्लीट डेटा कंप्लीट वर्कर को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमें समझने में बहुत इजी पड़ता है, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं डिफरेंट क्लासेस देकर, और उनको प्रेजेंट करने में भी कैसा होगा हमारे लिए इजी होगा। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अभी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस क्या है, क्वांटिटेटिव when the data are classified according to quantity, जब भी डेटास को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो हमसे क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम अपनी एज को किसमें मेजर कर सकते हैं, इन नंबर्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, हाइट सेंटीमीटर में हो जाती है, वेट इन किलोग्राम केजी में क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। इट मींस जो मतलब क्वालिटी है ना, उन क्वालिटी को हम किसमें, किसी यूनिट में, इसके अंदर किसी भी यूनिट के अंदर मेजर कर पाए तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको क्या दिया गया, डेटा दिए गए हैं किसके, प्रॉफिट्स के नंबर ऑफ फर्म्स, कि कुछ प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट है और कुछ क्या नंबर ऑफ फर्म्स, आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। यहाँ आपने पर एक टेबल बनाई, प्रॉफिट यहाँ पर लिख दिया और ये क्या हो गई फर्म्स। प्रॉफिट यहाँ पर लिखा है, प्रॉफिट किसमें, इन लाख, इन लाख में प्रॉफिट है। जो 0 to 1 लाख तक अर्न करती है वो फर्म्स कितनी है, 30। जो 1 लाख से लेकर या हम ये 1 लाख to 2 लाख प्रॉफिट अर्न करती है वो फर्म्स कितनी है, 10। 2 लाख से 5 लाख अर्न करने वाली जो फर्म्स हैं वो कितनी है, सपोज 5 to 10 लाख अर्न करने वाली फर्म्स कितनी है, 3। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स, उनको हमने क्वांटिटी वे में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब ये नहीं बताया कौन सी फॉर्म कितना ज्यादा करती है, हमने कह दिया कि 0 से 1 जो 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट गेन करती है वो फॉर्म कितनी है, हमारे यहाँ पर 13 है। जो 1 से 2 लाख तक प्रॉफिट अर्न करती है वो 10 है। 2 से 5 लाख अर्न करने वाली 5 है, 5 to 10 कितनी है, 3 है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये इसको हमने जो डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटेटिव वे, हमने इन फॉर्म्स को क्वांटिटी वे में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, क्वांटिटी हमने यहाँ शो करवाई है। तो ये हमारे क्या थे, क्लासिफिकेशंस के बेसिस थे, जहां पर डेटास को हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, और वो क्लासेस किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू बेसिस। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम हमने उनको क्या किया, डिवाइड किया। क्वालिटेटिव जो उनके अंदर क्वालिटी थी, अगर उनके सिंपल लगा तो सिंपल के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। मैनीफोल्ड जब ये लगा कि उनको बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमने मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशंस को यूज कर लिया। फिर क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन जिसे हम क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हमने किसमें एक्सप्रेस कर दिया ना, क्वांटिटी हमने उसे एक्सप्रेस कर दिया। तो ये बेसिस हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। जो क्लासिफिकेशंस अभी हमारे आगे यूज होने वाले हैं।